नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं या फिर हम कोई किताब पढ़ते हैं जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, उसको समझने में हमारे आड़े कुछ शब्द आते हैं। ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ना जानने से बहुत छोटा उनका मतलब होता है, लेकिन उनका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप पूरे सेंटेंस को समझ ही नहीं सकते। भले ही बहुत छोटा सा मतलब होता है, लेकिन कम से कम एक बार वो आपको जानना तो चाहिए, कहीं ना कहीं देखा हुआ तो चाहिए, नहीं तो आप कैसे उसको हल कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ हम ये क्लास एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लास है ये, और ये हर सब्जेक्ट का वो कॉन्सेप्ट जो आमतौर पर सभी एग्जाम में आता है, और कोई भी किताब चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो ऑथेंटिक किताब हो, पढ़ने में वो सहायता करता है। बिना इस शब्दावली के आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। या आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जैसे आप मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन में भी ये होता है कि ये फला फला शब्द का अगर आपको मतलब नहीं है तो करंट अफेयर वो कैसे पढ़ पाएंगे। न्यूज़पेपर में भी उनका प्रयोग होता है। तो या तो उतना दिन तक आप न्यूज़पेपर छोड़ दें, ये तो तर्कसंगत है नहीं, तो इसीलिए इन शब्दों की मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू से बिल्कुल शुरू किया हूँ, शुरुआत से इकोनॉमिक्स जहाँ से शुरू करते हैं। अब हम एक एक शब्द को लेकर के जो मुझे लगता है कि आपको डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और जब हम टेस्ट करते हैं उसमें भी कई सारी शब्दावलियां हमको मिल जाती हैं, उन शब्दावलियों को का भी हम आपको विशेष मतलब बताएंगे। और ये एक ही सब्जेक्ट नहीं, ये हर सब्जेक्ट में हम फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में ज़्यादा आता है, फिर पॉलिटी साइंस, सब में हम इसको लागू करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। कमेंट करिए कि जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मंथन आईक्यू सूरज शुक्ला नाम से होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार नोट्स है ये, चलिए समझते हैं। तो जब आप इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे या फिर अन्य कोई बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, रमेश सिंह से पढ़ना शुरू करेंगे, किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे, तब भी ये चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं। नंबर एक है भुगतान संतुलन खाता, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। क्या है ये? दूसरे पे हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति या महंगाई क्या होती है, बहुत ही सरल भाषा में। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे। उत्पादन के कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। कोई भी जो उत्पादन करने के लिए जो जरूरी है, वो ये चीजें, शर्तें जरूरी हैं, ये मानक जरूरी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बीओपी देखेंगे। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन खाता को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो खाता समझना पड़ेगा। बीओपी को समझने के लिए आपको दो खाते समझने पड़ेंगे। एक तो होता है पूंजी खाता और दूसरा होता है चालू खाता। पूंजी खाता का मतलब क्या होता है? पूंजी खाता का मतलब होता है किसी एक देश का ऐसा खाता जिसमें पूंजी के आवागमन का विवरण रखा जाता है। कोई भी पूंजी आई, कहां से आई, अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई, यहां से गई, तो पूंजी का, पूंजी जानते हैं ना, पूंजी का रखा जाता है। तो और दूसरी चीज, चालू खाता का मतलब किसी देश का, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का भी लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे किसी देश का ऐसा खाता जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात का व्यवस्थित विवरण दर्ज है, उसे उस देश का चालू खाता कहते हैं। आवागमन का जो वस्तुओं और सेवाएं हैं, पूंजी खाता में पूंजी के आवागमन का आप लेखा जोखा रखते हैं। ये पूंजी खाता हो गया और ये चालू खाता हो गया। अब चालू खाता और पूंजी खाता को मिला दिया जाए तो उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन खाता। देखो, चालू खाता एवं पूंजी खाता को संयुक्त रूप से भुगतान संतुलन खाता कहते हैं। इसी को सरल भाषा में क्या लिखा गया है? किसी देश, सरल भाषा में लिखा गया है कि किसी देश का वह खाता जिसमें उस देश तथा शेष दुनिया के बीच, उस जैसे भारत हो गया, इस देश, शेष दुनिया जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और शेष दुनिया के बीच होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, चाहे वो सभी प्रकार के मतलब चाहे वो पूंजीगत हो या फिर वो आपके
चाहे पूंजीगत हो चाहे चालू खाता हो, करंट अकाउंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर हो, है ना, चाहे आपका कैपिटल हो, दोनों का, जैसे सभी प्रकार के लेन देन का व्यवस्थित विवरण दर्ज हो, उसे देश का भुगतान संतुलन खाता कहते हैं, चाहे वो चालूगत लेन देन हो चाहे वो पूंजी खाता का लेन देन हो। ठीक है, समझ गए। अब पूंजी का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट कभी हो या ऐसी कोई पूंजी जो दीर्घकाल हो, उसी को हम कहते हैं पूंजी, है ना, पूंजी खाता, है ना। तो चालू लेन देन और पूंजी, अभी आगे इसको हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसी जो पूंजी खाता है और जो आपका करंट अकाउंट, करंट ट्रांसफर है, जैसे कि आपका चालू लेन देन है, तो करेंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसी को जब जैसे जो खाता होता है आपका, चालू खाता हो गया और आपका पूंजी खाता हो गया, तो पूंजी खाता में लेन देन हो रहा है तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, अगर चालू खाता में लेन देन हो रहा है तो करंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बस यही इतना मतलब है, ज़्यादा हम प्रयास नहीं करेंगे समझने का, क्योंकि हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमें सिलेबस को समझना है। दूसरी बात, अगर इसी से जोड़ा हुआ कभी आ जाए कि ये कब संभव है, जब आप शेष दुनिया की बात करते हैं, तो शेष दुनिया के साथ लेन देन कब संभव है, जब देश में उदारीकरण हो। जब उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि आप किसी अन्य देश से भी आयात निर्यात कर सकते हैं, वही कहता है उदारीकरण, है ना। आप चीज़ों को बांध के रखें, हम ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे, तो ये उदारीकरण तो है नहीं। तो वही उदारीकरण की बात कर रहा है कि उदारीकरण भारत में कब आया था, 1991 में, ये ध्यान रखना। और अगर भारत के डब्ल्यूटीओ की सदस्यता की बात की जाए, तो डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत कब बना था, 1991 में, जरा कमेंट करके मुझे बताना। और भारत ये उदारीकरण कब किया था, 1991 में। चाइना ने उदारीकरण कब किया था, 1978 में। लेकिन डब्ल्यूटीओ का चाइना जो सदस्य बना था 2001 में बना था, भारत इसके पहले ही बन गया था 1991 में। एक फैक्ट जानकारी के तौर पे हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भुगतान संतुलन खाता है, वो दरअसल कुछ नहीं है, एक लेखा जोखा रखने के लिए एक सारणी है, डिजिटल फॉर्म में या कह लो कि लिखित फॉर्म में एक रजिस्टर है, जिसमें हम देश के पूंजीगत लेन देन और चालू लेन देन दोनों को रखते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और टर्म आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब साधारण सा होता है कि महंगाई। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन, महंगाई है। तो जो इन्फ्लेशन है वो कई कारकों से बढ़ सकती है, कई कारक है जिम्मेदार हैं। जैसे पहला है मांग प्रेरित, दूसरा है लागत। जैसे देखो, कोई भी अगर 5 पैकेट बिस्कुट बचा है, ठीक है, 5 पैकेट अगर बिस्किट है मार्केट में, इसके लेने वाले ज्यादा हैं, यानी कि लोग ज्यादा, इसको 5 पैकेट बिस्कुट को लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं। अब जाहिर सी बात है 10 लोग को तो ये मिलेगा नहीं, 5 ही पैकेट है। तो जाहिर सी बात है जब लोग ज्यादा हैं और सामान कम है, सामान कम का मतलब है आपूर्ति, इसी को क्या कहा जाता है, आपूर्ति कम है। ठीक है, आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है ना, मांग ज्यादा है। जब मांग किसी वस्तु की ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। और कैसी इन्फ्लेशन है ये इन्फ्लेशन है मांग जनित इन्फ्लेशन। यही एक लिखा गया है कि मांग ज्यादा होने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है लागत जन्य इन्फ्लेशन। अब लागत, ना मांग बढ़ी, ना डिमांड इसकी बढ़ी, और ना ये वस्तु कम हुई, लेकिन फिर भी इस महंगाई बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु की लागत बढ़ गई हो, है ना। जो मशीन, जैसे टोमेटो केचप है, ठीक है, टमाटर की चटनी है, अब ये चटनी बनाने के लिए जो मशीन की जरूरत पड़ती है, उस मशीन की कीमत बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक इस चटनी की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, लागत बढ़ गई, तो लागत जन्य, इसमें बोला जाता है कि लागत जन्य महंगाई हो गई। अच्छा, एक तो हो गई मांग प्रेरित और एक हो गया लागत। इसके अलावा कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं, कोई सूखा पड़ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तूफान आ गया, फसल नष्ट हो गई, जैसे गेहूं की फसल नष्ट हो गई,
तो गेहूं की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई तात्कालिक कारण भी हो सकता है इसको, ठीक है। तो तात्कालिक एक तो औचक कमी आ जाए, औचक भौचक नहीं, औचक है, और दूसरा कोई मौसमी ऐसी घटना हो जाए उसके कारण ये आपका महंगाई में वृद्धि देखने को मिलती है। तो 3 कारण इसमें लिखे गए महंगाई के बढ़ने के, मुद्रास्फीति के। तो कभी कभी इसको समझ में नहीं आता है लोगों को, है ना, तो यही हमने सोचा कि इसको समझा दिया जाए। कल टेस्ट में भी लोग कह रहे थे इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। अब मांग बढ़ने के बहुत, जैसे मांग जनित महंगाई जब बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, इच्छाओं का प्रसार हो गया। आप आज इच्छा कर रहे हैं चेयर पे बैठने के लिए, कल आप कहेंगे हम बैठेंगे सोफे पे। तो इच्छा का प्रसार हो जाना, जनसंख्या में वृद्धि हो जाना, सरकारी कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया, है ना, मुद्रा भंडार में कोई कमी आ गई, तो इसके सब कारण होते हैं क्या, कि मांग बढ़ गई किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। अब हो गया आपका, एक तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लिया, भुगतान संतुलन खाता, इसमें चालू खाता और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों देख लिया आपने। दूसरी बात आपने महंगाई देख ली, और तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं उत्पादन कारक। उत्पादन कारक किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, 4 कारक हैं। अब देखो, भूमि का मतलब इकोनॉमिक्स में और भूगोल में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम आप भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में भूमि क्या है, एक संसाधन है। संसाधन का मतलब इसमें गेहूं चावल वगैरह उगाते हैं, हम इस संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो एक संसाधन है। और मृदा, जिसको मृदा के रूप में, भूमि को मृदा के रूप में देखते हैं। जैसे बादल है, तो बादल से भी ये पहली बात तो आप ये देखिए, भूमि जो है वो नैसर्गिक संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन शक्ति, यही होता है आपका भूमि, जिसको बोला जाता है। भूमि का मतलब धरती पृथ्वी नहीं, इकोनॉमिक्स में, जिसमें भी जो आपका उत्पादन शक्ति, जिसमें भी उत्पादन शक्ति है संसाधन में, और कैसा संसाधन होना चाहिए, नैसर्गिक संसाधन होना चाहिए, है ना, प्राकृतिक होना चाहिए, मानव निर्मित नहीं होना चाहिए। जैसे बादल, वायु, विकिरण, ये सब क्या है, ये सभी आपके भूमि में आएंगे ज्योग्राफी के हिसाब से। वहीं इकोनॉमिक्स में अगर हम भूमि की बात करें तो उर्वरता, नमी, गतिज ऊर्जा और फोटान, ये सब क्या है, ये आपके भूमि में आ जाएंगे, ठीक है। तो भूमि के विभिन्न विभिन्न मतलब हैं। भूमि हो गया, पहली उत्पादन के कारक में सबसे पहले भूमि की जरूरत पड़ेगी। भूमि, अब आपने भूमि को कॉन्सेप्ट को देख लिया, कितना बड़ा भूमि का कॉन्सेप्ट है। आजकल पानी में खेती होती है, तो क्या वो भूमि नहीं है, वो भी भूमि है, ठीक है। जैसे पानी में खेती नहीं होती, तालाब वगैरह में उगा लेते हैं सब्जी। दूसरा है श्रम। देखो, जो मानव शरीर और मस्तिष्क दोनों के उत्पादन जो क्षमता होती है उसको श्रम कहा जाता है। शरीर से या तो हम कोई काम कर पाएंगे या हम अपने दिमाग से कोई काम कर पाएंगे, है ना, 2 ही चीज कर पाएंगे। अगर हम कोई चीज अपने दिमाग से करते हैं तो हम व्हाइट कॉलर वर्कर हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। अगर हम अपने बल का प्रयोग करके वो काम करते हैं तो हम ब्लू कॉलर वर्कर हैं, है ना, अपने बल का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज इसमें लिखा है कि श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक बौद्धिक। अगर आप बौद्धिक श्रम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो बौद्धिक श्रम कर रहा हूं, तो मैं कैसा हूं, व्हाइट कॉलर वर्कर हूं। और अगर जैसे कोई है जो खेत में काम करता है, वो शारीरिक श्रम करता है, तो वो कैसा है, ब्लू कॉलर वर्कर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, तो आप ध्यान रखना, बहुत छोटा सा मतलब है। आगे देखते हैं, अगली बात आती है पूंजी की। हमने भूमि देख लिया, श्रम देख लिया, अब पूंजी देखते हैं। जो मानव निर्मित संसाधन है उसकी उत्पादन शक्ति को पूंजी कहते हैं। पूंजी आया था ना, पूंजी खाता, पूंजीगत लेन देन, करंट ट्रांसफर, करंट अकाउंट ट्रांसफर, ये सब आपने देखा था। तो पूंजी लेन देन जो है मानव निर्मित संसाधन हो और उसकी उत्पादन शक्ति को क्या कहा जाता है, मानव, वो पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। उसमें उत्पादन शक्ति होनी चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए, वरना वो पूंजी नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे असेट आपने पढ़ा, वो परिसंपत्ति, उसको समझेंगे बाद में। देखो, स्वरूपगत लक्षण के आधार पर पूंजी को 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्वरूपगत 3 वर्गों में कौन कौन से, एक तो भौतिक पूंजी,
जैसे सड़क, भवन, कृषि, नहर, उत्पादन ये सब हो गया। जो इन सब की उत्पादन शक्ति है, कुछ नहीं, सड़क उत्पादन करती है कि नहीं करती है? करती है, उसमें मोटर गाड़ियां चलती हैं, उसके फायदा होता है, उत्पादन कर रही है। कृषि करता ही है, नहर भी उत्पादन करती है। ऐसी पूंजी को क्या कहेंगे? ऐसे भौतिक पूंजी कहते हैं। और वित्तीय पूंजी का मतलब क्या होता है? मुद्रा एवं उससे उत्पन्न जो संसाधन है, जैसे सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, तो इसको क्या कहते हैं? वित्तीय पूंजी। और एक बौद्धिक पूंजी होती है। बौद्धिक पूंजी कैसा है? जैसे आपके विचार हो, मानवीय विचारों के उत्पादन की शक्ति को बौद्धिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, बौद्धिक पूंजी मानवीय विचार में जो उत्पादन शक्ति होती है उसको कहते हैं। अब ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कलात्मक उत्पादन शक्ति, जिसको कहते हैं कॉपीराइट। अगर हम कोई किताब लिख देते हैं तो उसको हमें कॉपीराइट मिलता है। दूसरा होता है वैज्ञानिक पूंजी, पेटेंट जिसको कहा जाता है। कोई दवा वगैरह आप खोज देते हैं तो आपको पेटेंट दिया जाता है, उसका मतलब समझाएंगे भी। कारोबारी विचार, आपको ट्रेडमार्क मिलता है, सीधी सी बात है। अच्छा, आप कोई चीज खोजते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपना दिमाग लगाते हैं, खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं दिमाग के रूप से, और आप कोई नई चीज एक बनाते हैं, और वो बिल्कुल नई है, उसका किसी से मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल नई चीज आपने, कोई दवा आपने मान लो बना ली, कोरोना की दवा आपने बना ली। ठीक है, चलो कोरोना की दवा आपने बना ली और किसी की नकल आपने नहीं किया। तो जब आपने इसको बनाया तो आप सोचेंगे कि आपको कुछ इनाम दिया जाए। तो इसी इनाम के तौर पर आपको क्या दिया जाता है? इनाम के तौर पर आपको कॉपीराइट दिया जाता है। पेटेंट, दवा बनाए हैं तो पेटेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट मतलब 20 साल के लिए अगर आपको दे दिया गया कि इस नाम से और कोई दवा नहीं बेच सकता है, ना कोई कंपनी इस नाम से, इस साल्ट से, ना ही कोई कंपनी दवा बनाएगी। ये आपका पूरा अधिकार है, आप इस पर खूब पैसा कमाइए, जो भी आप दाम रखेंगे आप बेचिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेटेंट। और पेटेंट कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पेटेंट दवाई है। अरे पेटेंट दवाई है कि क्या मतलब? नहीं, कोई कुछ दिन बाद उसका पेटेंट पेटेंट खत्म हो जाएगा। 20 साल बाद, मान ली 20 साल का पेटेंट है तो 20 साल बाद खत्म हो गया पेटेंट, तो फिर जेनरिक दवाई बिकने, फिर उस नाम से, उसके साल्ट से लोग दवाइयां बनाने लगेंगे। तो ये होता है पेटेंट। और यही चीज होता है कलात्मक, कोई उत्पादन शक्ति हो, कोई कारोबारी विचार हो, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहा जाता है, व्यापार के में यही चीज। ठीक है, जो दवाओं की दृष्टि से पेटेंट कहते हैं, वही आपका कारोबार में ट्रेडमार्क होता है ना। कोई चीज आपने वस्तु बना दी तो उस पर आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, है ना। तो ट्रेडमार्क मिलता है, आपका इनाम है वो भाई, आपने इसको खोजा है, इजाद किया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का हो गया। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो वो देखते हैं, कॉपीराइट को ऐसे लिखा जाता है सी। कोई भी किताब आप देखेंगे उसमें सी करके गोला लगा दिया, इसका मतलब कॉपीराइट है। पेटेंट का पी होता है, ट्रेडमार्क का टीएम होता है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बौद्धिक संपदा व्यवस्था क्या है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास किया था। इसी की परिभाषा लिखी है। किसी अंचल में बौद्धिक संपदा अधिकारों को कानूनी मान्यता देने, दुरुपयोग को रोकने। जैसे आपको पेटेंट मिल गया तो कई सारे लोग उसका दुरुपयोग भी करेंगे, तो आपको एक कानूनी मान्यता दी जाती है। इसी को कहा जाता है, एक व्यवस्था बनाई गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के। तो दुरुपयोग से उनके संरक्षण करने एवं उत्पाद को उत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किए गए कानून, स्थापित संस्था एवं नीतियां, कार्यक्रम संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? बौद्धिक संपदा व्यवस्था कहते हैं। आप उस आदमी का सम्मान किए हैं कि आपने नई चीज खोजी है, मैं आपका सम्मान भी करता हूं, और आपके इस बुद्धि को जो आपने नई इजाद की उसका संरक्षण करने के लिए हम आपको एक व्यवस्था भी देते हैं। तो यही होता है आपका बौद्धिक संपदा व्यवस्था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपने आप क्या पढ़ रहे हैं? उत्पादन के कारक पढ़ रहे हैं। भूमि, श्रम, पूंजी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं उद्यम। उद्यम की बात कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, क्या इसकी सीमाएं हैं? अर्थ की अगर हम बात करें, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में पाई जाने वाली ऐसी उत्पादन शक्ति जो निम्नलिखित 3 प्रकार की प्रवृत्तियों से मिलकर के बनी होती हैं। आप उद्यमी किसको कहेंगे? उद्यम किसको कहेंगे? कम से कम 3 प्रवृत्तियां उसमें पाई जाएं। कौन कौन सी? एक तो नवाचार प्रवृत्ति हो, आप उद्यमी हैं तो आपके अंदर नए नए विचार आने चाहिए, नई नई सोच डेवलप होनी चाहिए, तो यानी कि नवाचार प्रकृति आपकी नवाचार प्रकृति होती है, खोजी किस्म के आदमी हैं आप।
प्रबंधन प्रवृत्ति है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर प्रबंधन की प्रवृत्ति नहीं है तो बिजनेस डूब जाएगा आपका। कैसे मैनेज किया जाता है वो प्रवृत्ति होनी चाहिए। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो जोखिम, रिस्क लेना चाहिए। आप 5 लाख रुपए रखे हैं लेकिन उसको लगाने में डर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकते। तो जोखिम लेना पड़ता है आपको, कई सारी चीज़ों में जोखिम लेना पड़ता है। प्रबंधन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, नवाचार प्रकृति आपकी होनी चाहिए। तो ये भूख होनी चाहिए आपकी, जोखिम, नवाचार की भूख और आपकी प्रबंधन की प्रवृत्ति। ये तीनों क्वालिटी हैं तो आप उद्यमी बन सकते हैं। ठीक है। अब नवाचार मतलब आर्थिक नवाचार भी हो सकता है ना, और आपका गैर आर्थिक भी हो सकता है। अब गैर आर्थिक नवाचार का मतलब कोई धार्मिक आपने कर दिया है, कोई नवाचार धार्मिकता के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, राजनीति और प्रशासनिक, किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। एक आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक क्षेत्र में आप नवाचार आराम से कर सकते हैं, उसको भी उसी श्रेणी में आएगा। अब दो चीज समझाने के लिए हमने उदाहरण लिए हैं इसके, एक तो आपका महंगाई और दूसरा आपका एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। ठीक है, इसको समझाने के लिए ये चीजें हमने ली है। एक शब्द आता है आपूर्ति आधिक्य। यदि किसी की आपूर्ति ज्यादा हो जाए, जैसा कि हमने समझाया है ना, उत्पाद आपूर्ति अधिक हो जाए, आपूर्ति अधिक का मतलब मांग से ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, उसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई। तो जब सप्लाई ज्यादा है तो इसको क्या कहते हैं, इसी अवस्था में मार्केट फोर्स काम करता है और कीमत अपने आप नीचे गिर जाएगी। ठीक है। जब आप आपूर्ति ज्यादा है, कोई वस्तु बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई, कीवी फल बताते हैं अमेजोन के जंगलों में या अमेरिका में गाय वाय खाती हैं, तो वहां पे आपूर्ति ज्यादा है, बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो इसी वजह से वहां नहीं महंगा है। कीवी फल भारत में आता है बहुत सारी चीज़ों से होकर के, तो दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आपूर्ति आधिक्य हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गई, तो मार्केट फोर्स क्या करेगा, मार्केट फोर्स जो बाजार की शक्ति है, बाजार की शक्ति होती है कि सप्लाई अगर ज़्यादा है तो दाम अपने आप कम हो जाएगा, सप्लाई अगर कम है तो दाम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, जब सप्लाई आधिक्य हो जाए तो एक्सेस सप्लाई हो जाए तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अगर इसी में मांग आधिक्य हो जाए, तो मांग ज्यादा हो गई, यानी कि मार्केट फोर्स तब क्या काम करेगा, अब प्राइस को ऊपर कर देगा। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम हो गई, मांग अधिक बढ़ गई, तो मार्केट फोर्स तब भी काम करेगा। क्या हो जाएगा, फिर अगर मांग अधिक हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन की अवस्था आ जाएगी। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों आपको समझ गए। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी क्लास दोस्तों। तो डेली हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आपको कोई भी चीज या तो डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे ये, या फिर आपको किताब पढ़ने में सहायता करेंगे। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, पहली क्लास है। ऐसे ही हम पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, जो भी इसमें टर्म ऐसा आएगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारा आप मंथन IQ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अगर RO की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी PCS की तैयारी 2025 के लिए, या आप यूपी PCS मेंस, या अगर आप UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी टेस्ट सीरीज का कोर्स है, बहुत ही कम प्राइस पे है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं मंथन IQ ऐप पर। और इसकी PPT या PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मंथन, ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना, मंथन IQ इंग्लिश में, ब्रैकेट में सूरज शुक्ला लिख देना इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको इसकी PPT मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके की सीरीज आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो बताइएगा वो भी, ताकि हम वो सुधार करते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का, और साथ में अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।